आज के इस सुरभित कालखंड में समय के शिलालेख पर हम सुनेंगे एक ऐसी वाणी जिन्होंने देश की सेवा की है। बतौर एक सांसद, बतौर एक मंत्री, हमारे पूर्व गृह राज्य मंत्री माननीय अजय मिश्र तेली साहब हमारे बीच हैं, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं बहुत ही सम्मान के साथ, जो कि विश्व हिंदी परिषद के एक संरक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं, उन्हें पावन उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। माननीय तेली साहब। विश्व हिंदी परिषद के द्वारा आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित लद्दाख के माननीय उपराज्यपाल श्री कविंद्र गुप्ता जी, विश्व हिंदी परिषद के सम्मानित अध्यक्ष पद्म भूषण आचार्य यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद जी, प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केंद्रीय कार्यालय से उपस्थित हुए श्री अजय जी, प्रोफेसर राम नारायण पटेल जी, जिनके संयोजकत्व में ये बड़ा सुंदर कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे विश्व हिंदी परिषद के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर विपिन कुमार जी, कार्यक्रम में उपस्थित भारत के सभी प्रदेशों से आए हुए और विश्व के कई देशों से यहाँ आए हुए सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, विश्व हिंदी परिषद, जैसे अभी विपिन कुमार जी ने अपने उद्बोधन में बताया था और जैसा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, उस दृष्टि से न केवल राजभाषा, अपने देश की भाषाओं, क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ भारत की संस्कृति, भारत के महापुरुषों और जिन्होंने समय समय पर राष्ट्र को एक ऐसे चिंतन दिए हैं, ऐसे दर्शन दिए हैं जो राष्ट्र निर्माण में सहयोगी हुए हैं, ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए मैं विश्व हिंदी परिषद के सम्मानित अध्यक्ष और महासचिव और उनके सभी साथियों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। अभी मुझसे पूर्व कई वक्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विषय में बहुत चर्चा की है और बड़े अच्छे तरह से उनके दर्शन, उनके चरित्र, इन सब बातों को आपके बीच में रखा है। मैं भी मंच पर जब उपस्थित था तो शायद प्रोफेसर राम नारायण पटेल जी ने बोला या सच्चिदानंद जी ने बोला था कि एकात्म मानव दर्शन के 60 वर्ष पूरे हो गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे बीच में 11 फरवरी 1968 में हमारे बीच से चले गए थे। इतने लंबे समय के बाद भी उनकी प्रासंगिकता और उनकी स्वीकार्यता, उसके विषय में मैं यही मंच पर बैठ करके सोच रहा था, तो ऐसी क्या बात है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, उनका दर्शन आज भी राष्ट्र का मार्गदर्शन कर रहा है। तो मुझे ऐसे लगा कि उन्होंने जो विचार और दर्शन दिया है, उसमें जो समग्रता है, जो उनके विचारों में एक संतुलन है और उनके विचार सस्टेनेबल है, सतत है, आज भी उतने ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार्य हैं जब शायद उन्होंने इन विचारों को अपने भाषणों और लेखों के माध्यम से व्यक्त किया होगा। उस दृष्टि से मुझे लगता है कि उनका जो व्यापक चिंतन था, उसमें जो सततता थी, जो स्वीकार्यता आज हम देख रहे हैं, उसका सबसे बड़ा
कारण उनके समग्र और संतुलित विचारों के साथ साथ लगातार होना, निरंतर होना। और ये उन्होंने अपने प्रारंभिक काल में ही इस बात को कहा था। उनके विषय में बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसमें वो प्रचारक के रूप में जुड़े, बहुत अच्छे छात्र थे, बहुत अच्छे विद्यार्थी थे और बौद्धिक रूप से उनका चिंतन समय से आगे था। 1937 में ही सुंदर सिंह भंडारी, जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक थे, उस समय उनके सहपाठी थे, और दोनों लोगों ने विद्यार्थी काल में ही ये तय किया कि हम सबको राष्ट्र की सेवा ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और उसके बाद वो निरंतर डॉक्टर हेडगेवार साहब, हमारे देवरस साहब, उनके संपर्क में आए और ये जान करके बड़ा, एक तरह से अगर हम सब देखते हैं अपने स्वार्थ के लिए जो लोग काम करते हैं, उनको ये बहुत अजीब सा लगेगा कि एक इतना अच्छा विद्यार्थी जिसने सारी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, लेकिन उन्होंने सारा 37 से 42 तक का जो उनका 5 वर्ष था, उस दौरान उनके मन में जो चिंतन आया, उस दृष्टि से उन्होंने 1942 में ये तय कर लिया कि हम अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और ये संकल्प लेकर के वो नागपुर चले गए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो हमारे डॉक्टर हेडगेवार साहब थे और दूसरे जो हमारे पदाधिकारी थे, उनके सामने उन्होंने ये कह दिया कि हम अपना पूरा जीवन आज से राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं, और वो प्रचारक बन गए। मेरा सौभाग्य है, मैं उस जिले से आता हूं, मैं लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सबसे पहले जिला प्रचारक के रूप में लखीमपुर के ही जिला प्रचारक बने थे। उसके बाद उनका जिस तरह से 1951 में वो फिर राजनीति में आए, ये सब चीजें आप लोगों की जानकारी में है। लेकिन राजनीति में भी उनकी, राजनीति में तो थे, लेकिन राजनीति से ज्यादा उनकी स्वीकार्यता एक दार्शनिक, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में थी। वो ऋषि तुल्य नेता थे जिनका चिंतन बहुत समग्र था। अभी बहुत सारे साथियों ने इस बात की यहाँ पर चर्चा की है, और जो आज विषय भी विश्व हिंदी परिषद ने दिया है, मानव और राष्ट्रीयता, उनके चिंतन के केंद्र बिंदु में ही मानव थे और मानव के द्वारा राष्ट्रीयता हो, ये उनका चिंतन था। उन्होंने हमेशा मानव को केंद्र में रख करके पिंड से ब्रह्मांड तक के विचार दिए हैं। उन्होंने मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं, धारणाएं होती हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और उसको करने के लिए जो सहयोगी होता है, आपका शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, उसके साथ उन्होंने पिंड से लेकर के ब्रह्मांड तक का संबंध वो स्थापित करते हुए विचार दिए। उन्होंने मनुष्य से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र, और राष्ट्र से विश्व, और विश्व से ब्रह्मांड, ये एक समग्र विचार उन्होंने दिया। वो राजनीति में भी चाहते थे कि शुचिता, और उनका ऐसे मानना था कि यदि मन, कर्म और वचन में शुद्धता होती है तो राजनीति भी सात्विक हो जाती है। यदि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है तो राजनीति में भी शुचिता होती है। वो जब जनसंघ राजनीतिक दल के महासचिव के रूप में काम कर रहे थे, उन्होंने अपनी पार्टी को हमेशा समझौतावादी राजनीति से बचाए रखा। इसके कारण बहुत सारे उनके जो समकालीन राजनेता थे, वो ये कहते थे इनके अंदर तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही नहीं है।
और राजनीतिक महत्वाकांक्षा है ही नहीं, तो ये राजनेता है या सामाजिक कार्यकर्ता है। ये उनके लिए हमेशा कहा जाता था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है और एक राजनीतिक दल जिसका आधार केवल लोक मंगल और राष्ट्र का कल्याण है, उस दृष्टि से जो काम कर रहा है वो कितने कठिन परिस्थितियों में और एक चुनौतीपूर्ण सिद्धांत और लक्ष्य, उन्होंने बहुत सारे ऐसे सिद्धांतों को बनाया और अपने जीवन काल में उन्होंने कभी भी अपने राजनीतिक दल को समझौतावादी नहीं होने दिया। उनका ये मानना था कि राजनीति में समझौता अराजकता को बढ़ावा देता है, और उस दृष्टि से वो हमेशा काम करते थे। उन्होंने, जैसे मैंने कहा कि उनकी राजनीति का आधार लोक मंगल और राष्ट्र कल्याण था। उन्होंने जो भारत को समझा, भारत के बारे में जो उन्होंने संबंध स्थापित किया, वो उन्होंने इस तरह से देखा कि भारत एक धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सनातन पुंज है। अभी एक पूर्व वक्ता ने कहा, मैं नाम भूल गया, तो उन्होंने ये कहा कि सनातन पुंज है, माने जो अभी कृष्ण जी का हाँ जिक्र करते हुए किसी ने बोला था कि गीता में, आपने यहाँ सच्चिदानंद जी ने कहा, तो वास्तव में ज्ञान और परंपराएं सनातन है, संस्कृति सनातन है। वो कहते थे, कई बार आता है लोगों को लगता है वसुधैव कुटुंबकम की हम चर्चा करते, लेकिन उन्होंने सरल शब्दों में कहा था कि हमारा काम संस्कृति का संरक्षण करना नहीं है, हमारा काम भारत की संस्कृति और परंपराओं को विकसित करके राष्ट्र और राष्ट्र के साथ विश्व के कल्याण के लिए उसका उपयोग करना है। और उन्होंने जो एकात्म मानव दर्शन दिया, उसका आधार यही था। उन्होंने एकात्म मानव दर्शन का विचार यह रखते हुए किया कि हम लोक मंगल और राष्ट्र कल्याण के लिए ऐसी सारे कामों को करेंगे जिनके द्वारा हमारे राष्ट्र का और राष्ट्र के लोगों का हित हो, उनके मंगल के लिए करेंगे, राष्ट्र के निर्माण के लिए करेंगे और विश्व के कल्याण के लिए करेंगे। उस दृष्टि से उन्होंने एकात्म मानव दर्शन का विस्तार किया। मानव को केंद्र में रख करके उन्होंने ब्रह्मांड तक, पिंड से ब्रह्मांड तक की जो विचारधारा दी, उसी को एकात्म मानव दर्शन कहते हैं। उन्होंने जैसे कहा कि मानव के सभी अंग सुस्पष्ट होने चाहिए, वैसे ही समाज के होने चाहिए, वैसे ही राष्ट्र और विश्व के होने चाहिए। हम कहते ही, हमारी संस्कृति यही है कि विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ऐसे सारी वसुधैव कुटुंबकम अभी सब चर्चा हुई। ये सारे जो विषय हैं वो सब एकात्म मानव दर्शन में समा जाते हैं। और उस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो उन्होंने हमारे, जब राष्ट्र निर्माण की बात हुई, राष्ट्र के निर्माण के लिए उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा। और ये फिलॉसफी को, अच्छा किसी ने कहा था नहीं बोलना चाहिए, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, दर्शन बोल रहा हूँ। अजय जी ने कहा था, तो वाद भी नहीं बोलना चाहिए, वाद भी नहीं बोलेंगे। तो दर्शन, तो उन्होंने जो दर्शन दिया उसमें राष्ट्र निर्माण, मनुष्य के कल्याण के साथ साथ राष्ट्र निर्माण, उस समय जो राजनीतिक रूप की हमारी आवश्यकताएं थी, वो चाहे समान नागरिक संहिता हो, यूसीसी हो, हमारा चाहे भारतीय नागरिकता संशोधन का विधेयक लाना हो, जिसमें हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनसे हमारे जो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख ऐसे जो धर्म के लोग आते हैं उनको लेना हो, या लद्दाख के हमारे गवर्नर साहब बैठे, पहले लद्दाख भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, आप जम्मू कश्मीर में राजनीतिक के रूप में काम किए हैं, राजनेता के रूप में, वहाँ पर जो धारा 370 लगी थी उसको हटाने की बात हो, नई शिक्षा नीति लानी हो, भाषा नीति हो, ऐसे सारे विषयों को उन्होंने उसी समय भारतीय जनसंघ और अब भारतीय जनता पार्टी उसके एजेंडे में उसी समय उन्होंने रख दिया था। लेकिन विशेष रूप से उन्होंने 6 बातें
कही थी कि ये भारतीय राजनीति में आनी चाहिए और राष्ट्र के निर्माण के लिए ये 6 परम आवश्यक है। एकात्म मानव दर्शन के साथ उन्होंने जो अंत्योदय का लक्ष्य तय किया था, जैसे गांधी जी सर्वोदय की बात करते थे, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय की बात करते थे। उन्होंने एक लक्ष्य रखा था कि इस देश में रहने वाले सभी लोग, जिनकी जो सामान्य आवश्यकताएं हैं वो परिपूर्ण हो, सबके पास घर, मकान, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, ऐसी सारी सुविधाएं सबके पास हों, ये लोग का कल्याण हो, लोग सुखी हो, ये उनका पहला लक्ष्य था और उसके माध्यम से उन्होंने अंत्योदय की बात की थी। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि हमारी आत्मनिर्भर रक्षा नीति होनी चाहिए। हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। तीसरी बात उन्होंने ये कही थी कि हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा इतनी सशक्त होनी चाहिए कि हमारे देश के सभी नागरिकों की जान, माल और सम्मान की सुरक्षा हम सुनिश्चित कर सकें। चौथी बात उन्होंने कही थी कि हमारी अर्थनीति ऐसी होनी चाहिए जो हमारे देश की प्रकृति के अनुसार, हमारी परंपराओं के अनुसार हमारे अनुकूल हो। ऐसी अर्थनीति होनी चाहिए और वैसी अर्थनीति के माध्यम से हम एक ऐसे सशक्त राष्ट्र बने जो आर्थिक रूप से पूरी तरह से स्वनिर्भर हो। पांचवी बात उन्होंने कही थी कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे ज्ञान का इतिहास ये बहुत समृद्ध है। उस दृष्टि से उनका ये सोच था कि हमारी विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए कि हम अपने देश के हितों का ख्याल रखते हुए, उनको अपने ध्यान में रखते हुए, अपनी विदेश नीति के माध्यम से विश्व के कल्याण के लिए जो भी बात हमको कहना उचित हो वही बात हम कहेंगे। हम अपने राष्ट्र के अनुकूल विदेश नीति को अपनाएंगे। ये पांचवी बात उन्होंने कही थी। और छठी बात जो मैंने शुरुआत में कहा, उन्होंने कहा संस्कृति का संरक्षण करना नहीं है, भारत की संस्कृति, ज्ञान और परंपरा को संपूर्ण विश्व को दर्शन कराना है। ये हमारा उद्देश्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था राष्ट्र निर्माण के लिए। और अगर आप देखेंगे तो हम देखेंगे, जब इस भाषा की बात यहां बड़े विस्तार से हुई है, मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को ही कोट करके कहना चाहता हूं। उन्होंने अपने व्याख्यानों और अपने लेखों में कहा है कि स्वभाषा ही हमारे लिए व्यवहारिक होती है और हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए जरूरी होती है। उन्होंने ये कहा था कि पूर्व में जिस तरह से हमारे देश में एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का सदुपयोग हुआ था, उन्होंने ही लिखा है उन्होंने ही ये लिखा है कि थोड़े से चर्चा के बाद, विरोध के बाद इस देश में संविधान सभा ने ये मान लिया कि हमारे देश की राजभाषा हिंदी होगी। उसको स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि कोई एक भाषा ऐसी नहीं थी जो राष्ट्रीय भाषा कही जाए। पहले शब्द था राष्ट्रीय भाषा, लेकिन स्वीकार करते समय राजभाषा कहा गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो लिखा है मैं उन्हीं को कोट करके कह रहा हूं। उन्होंने लिखा है कि मैं ऐसा समझ रहा हूं कि राष्ट्रीय भाषा के रूप में जो राजभाषा शब्द उपयोग किया गया है, इसका अर्थ यह है कि हमारे देश में बोली जाने वाली सारी भाषाएं हमारी राष्ट्रीय भाषाएं हैं, लेकिन हमारे कामकाज और संपर्क की भाषा हिंदी है,
वो पूरे राष्ट्र में काम करेगी, इसलिए उसको राजभाषा देश की कहा गया। और हमारी सारी जो राष्ट्रीय भाषाएं हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं जिनको कहें, ये सब अपने अपने प्रदेशों में राजभाषा के रूप में उपयोग की जाएंगी। उसी में उन्होंने पीड़ा व्यक्त की है। 26 जनवरी 1965 के बाद उन्होंने एक लेख में ये कहा कि उस समय जब ये कहा गया था तो मैंने उसको ठीक समझा था कि तत्काल अंग्रेजी की जगह हिंदी का प्रयोग व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। लेकिन अब मैं 15 वर्ष के बाद जब दोबारा ये कहा जा रहा है कि अंग्रेजी को सह राजभाषा के रूप में अभी उपयोग किया जाता रहेगा, ये मैं मानता हूं कि ये इस देश की सरकार की कमजोरी है, जो वो राजनीतिक कारणों से अंग्रेजी को बनाए रखना चाहती है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था। अब अगर हम देखेंगे कि राष्ट्र के प्रति उनका क्या सोच था कि हमारा राष्ट्र सशक्त कैसे होगा, राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा, लोगों का मंगल कैसे होगा, और ये देश कैसे आगे बढ़ेगा, और ये देश विश्व के कल्याण के लिए कैसे काम करेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, भाषा को देखेंगे, तो 2014 के बाद जब से हमारी सरकार आई, ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं राजनीति से जुड़ा हूं और हम लोगों ने इस पर काम किया है, इसलिए मैं उस बात को आपको बताना जरूर चाहता हूं। आप उसको अन्यथा नहीं लीजिएगा। मैं यहां राजनीति नहीं कर रहा हूं, यहां मैं तथ्यों पर बात कर रहा हूं। 2014 के बाद अगर आप देखेंगे तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो दर्शन था, उसी दर्शन पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे गृह मंत्री जी ने लगातार काम किया है। आज हम कह सकते हैं हमारे देश के बहुत सारे लोग, आज ही मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की खबर है कि भारत बहुत तेजी से गरीबी से उबर रहा है। करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने पहली बात कही थी अंत्योदय की, आज हमारे बहुत सारे लोगों को घर मिले हैं इन 10-11 सालों में। घरों में शौचालय है, गैस के कनेक्शन है, बिजली है, गांव तक सड़क है, पीने का साफ पानी है, संचार के साधन है, स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, शिक्षा की उचित व्यवस्था है। ऐसे सारे कामों को किया गया है। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि हमारी आत्मनिर्भर रक्षा नीति होनी चाहिए। रक्षा के रूप में हम लगातार आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। अब हम कुछ अपने रक्षा उपकरणों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। 2030 तक हमारा रक्षा क्षेत्र में भी एक्सपोर्ट 100 अरब डॉलर से ज्यादा हो जाएगा। अगर आंतरिक सुरक्षा की बात कहें तो कुछ घटनाओं को अगर आप छोड़ दें तो जब हम आए थे उस समय पूर्वोत्तर का उग्रवाद था। इस देश के कई राज्यों में माओवाद था और सीमाओं पर आतंकवाद था। लेकिन हमारे गृह मंत्री जी ने जिस तरह से चुनौतियों को स्वीकार किया, योजनाएं बनाई, कड़ी मेहनत के द्वारा उन लक्ष्यों को प्राप्त किया, और आज हम कह सकते हैं कि हमने उग्रवाद पर भी विकास के कारण नियंत्रण किया है। माओवाद 31 मार्च 2026 तक इस देश से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा और आतंकवाद पर भी हमारा नियंत्रण है। देश के लोगों की संपत्ति और सम्मान की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार ने काम किया। चौथी बात अगर आप कहें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि हमारी आत्मनिर्भर आर्थिक दशा भी होनी चाहिए। कोविड का एक बहुत खराब काल था, आपने उस दौरान भी देखा। भारत की अर्थव्यवस्था वैसे बहुत मजबूत है। हमारी बहुत सारी बहनें यहाँ पर बैठी हैं। मैंने, आप सब ने भी पढ़ा होगा, एक रिपोर्ट थी, दुनिया के 5 बड़े देश जिनके पास जितना रिजर्व गोल्ड नहीं है उतना हमारे देश की महिलाओं के पास। हाँ, सही बात। ऐसे 5 बड़े देश जिसमें अमेरिका और फ्रांस जैसे देश भी शामिल हैं, उनका रिजर्व गोल्ड 1900 टन है
हमारे 19,000 टन है। हमारे देश की महिलाओं के पास 24,000 टन घर में रखा है। आर्थिक रूप से हम मजबूत थे, लेकिन दुनिया में जो रिपोर्ट्स आती हैं वो स्टैटिस्टिक्स पे आती हैं, सांख्यिकी के अनुसार आती हैं, और सांख्यिकी के अनुसार जो रिपोर्ट्स आती हैं उससे लगता है कि भारत गरीब देश है। भारत गरीब देश नहीं है। इस बात को हमारे प्रधानमंत्री जी ने ठीक ढंग से अपने देश में लागू किया, और कोविड के समय में लोग अलग अलग तरह की अर्थनीति अपना रहे थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाजार को चलायमान करने के लिए हमारा बाजार चलता रहे, उस दृष्टि से उन्होंने अर्थनीति बनाई और लाखों करोड़ रुपए के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने का काम हमने कोविड के दौरान किया, जिससे हमारा बाजार कभी बंद नहीं हुआ और आज दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हम। और ये भी कहा जाता है, ये मुझे कहना नहीं चाहिए, बहुत सारी बहनें आप बुरा मत मानिएगा, ऐसे दुनिया के लोगों का कहना है, जब ये रिपोर्ट आई अभी 24,000 टन से ज्यादा होगा, और अभी तो 24,000 टन तो रिपोर्ट में है, ये तो स्टैटिस्टिक्स में है। ऐसे 24,000 टन को लेकर के ही जिन एजेंसियों ने रिपोर्ट दी है, उनका ये कहना है कि अगर ये 24,000 टन सोना हमारी आर्थिक व्यवस्था में आ जाए तो जो भारत की जीडीपी आज 7% के आसपास है वो 14% से ज्यादा हो जाएगी। तो ये देश कहीं से कमजोर नहीं है, उस तरफ भी बढ़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से लगातार इन बातों को कहा, आज विदेश नीति की अगर बात करें, उन्होंने कहा था हमारी व्यवहारिक विदेश नीति होनी चाहिए जो हमारे राष्ट्र के ऊपर आधारित हो, और उन्होंने उस बात को कहा है। आज हमारी विदेश नीति के चर्चे पूरी दुनिया में होते हैं। हमारे विरोधी लोग भले कहते हैं कि विदेश नीति रास्ते से भटक गई है, लेकिन वो लोग रास्ते से भटक गए हैं तो उनकी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आज हम ना नॉर्थ ग्लोबल से जुड़े हैं ना साउथ ग्लोबल से जुड़े हैं, दोनों के बीच में एक ब्रिज के रूप में भारत काम कर रहा है। आज दोनों कहते हैं, भारत जो कहता है ये भी सुनते हैं, वो भी सुनते हैं। आज ही हमारे प्रधानमंत्री जी G20 की समिट में भाग लेने गए हैं, और आज दुनिया मान रही है जो हमने कभी कहा था कि एक धरती है, एक परिवार है, एक भाग्य, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये कहा था हमने, कभी हजारों साल पहले हमारे देश के लोग कह गए, विद्वान कह गए। आज दुनिया उस बात को मान रही है। आज उसी समिट में शामिल होने गए हमारे प्रधानमंत्री। ऐसी शानदार विदेश नीति हमारे विदेश मंत्री जी के माध्यम से, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार हो रहा है। छठी बात उन्होंने कही थी, हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार हो। आज दुनिया भारत के बारे में जानना चाहती है। आज पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र भारत है। दुनिया के बहुत सारे देश और उन देशों के बड़े बड़े लोग ये चाहते हैं कि भारत के संपर्क में हम आए, भारत जाने का अवसर मिले, भारत के लोगों से बात करने का अवसर मिले, क्योंकि लोगों को मालूम हो गया है कि यही वो देश है। अभी हमारे एक वक्ता बहुत अच्छा उन्होंने बोला था, उन्होंने कहा था कि इस समय दुनिया में दो विचारधाराएं हैं, पूंजीवाद और समाजवाद। हालांकि उन्होंने उस बात को डिटेल में कहा कि अच्छा मिश्रा जी ने बोला था पूंजीवाद और समाजवाद, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दर्शन से उन्होंने जोड़ा था कि उन्होंने पूंजीवाद में मनुष्य को उन्होंने कहा था केंद्र में है, और समाजवाद में समाज केंद्र में है। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एकात्म मानव दर्शन है, वो मानव से लेकर के परिवार समाज होते हुए राष्ट्र और ब्रह्मांड तक जाता है। तो वो जो उन्होंने बात कही थी, वही बात आज पूरी दुनिया मान रही है। और आज दुनिया भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत के ज्ञान सबके विषय में जानना चाहती है, क्योंकि लगता है उनको कि ना तो ये पूंजीवादी है, ना ये समाजवादी है, ये तो लोक कल्याण के लिए काम करने वाले और पिंड से लेकर के ब्रह्मांड तक सब लोग सुखी हो, ऐसी धारणा रखने वाले राष्ट्र के लोग हैं। इनकी संस्कृति ही वो मार्गदर्शन पूरे विश्व का कर सकती है। आज दुनिया इस बात को मान रही है। एक बात भाषा की जो मैंने लास्ट में कोट किया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था
आज हमारे गृह मंत्री जी के नेतृत्व में अभी हमने अपने गृह मंत्रालय में, हमारा पहले राजभाषा विभाग खाली हुआ करता था, हमने उसको भारतीय भाषा विभाग कर दिया। हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार हम लोगों ने इन बातों को कहा है, क्योंकि यहाँ देश में एक राजनीति होती थी, एक विचारधारा फैला दी गई थी। ऐसे हमारे बहुत सारे प्रदेशों के जो राजनेता थे वो हिंदी को इस तरह से प्रस्तुत करते थे कि मानो हम अपने देश की क्षेत्रीय भाषाओं के खिलाफ हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने लगातार सभी मंचों से इस बात को कहा कि हमारे देश की सभी भाषाएं हमारी हैं। और वही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा का जब उन्होंने विवेचन लिखा है, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि राष्ट्रीय भाषा की जगह राजभाषा इसलिए प्रयोग किया गया है कि इस देश में रहने वाली सभी भाषाएं हमारी राष्ट्रीय भाषा है। उस काम को बढ़ाने का काम भी हमारे गृह मंत्री जी निरंतर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज दुनिया में, अभी एक मीडिया की बहन थी वो चली गई, नहीं तो मैं उनको कहना चाहता था कि हम लोग ये बात नहीं कह रहे कि हिंदी को सम्मान देने की जरूरत है। आज तो हिंदी सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। आज दुनिया के कई देशों में हिंदी बोली जा रही है। 100 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। अभी ब्रिटेन के जो प्राइमरी स्कूल हैं उन्होंने हिंदी को अनिवार्य कर दिया है। अमेरिका में भी अगले वर्ष से कक्षा 10 से हिंदी अनिवार्य होने जा रही है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुत सारे जो बुलेटिन्स हैं वो सप्ताह में 2 बार हिंदी और देश की क्षेत्रीय भाषाओं में आते। ये भारत का बढ़ता हुआ वर्चस्व है। इस दृष्टि से अगर हम आप देखेंगे तो कहीं पर भी हम लोग पीछे नहीं हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने नई शिक्षा नीति बनाई। हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने उसी बात को कहा जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि स्वभाषा ही हमारे लिए, जहां राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात है, वहीं हमारे लिए एक तरह से स्वाभाविक जो हमारा विकास होता है वो हमारी स्वभाषा में ही संभव है। आज हम नई शिक्षा नीति लाए हैं। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा सहित त्रिभाषा फार्मूला दिया गया है, लेकिन कई लोग इस तरह के विरोध भी करते हैं। आज जैसे हम लोग देखते हैं वो राजनीतिक बात हो जाएगी, क्योंकि देखते हैं हम लोग कि जिस तरह का हमारा इस समय विरोध पक्ष है वो हर उस बात का विरोध करता है जो हमारे राष्ट्र के हित में है, जो हमारे राष्ट्र के और राष्ट्र के लोगों के लिए आवश्यक है। ऐसी सारी बातों का वो विरोध करते हैं और लास्ट में ये कह देते हैं, हमारी सरकार की बड़ी बड़ी एजेंसियों पर आरोप भी लगाते हैं। अब कई विद्वानों ने इन बातों को उठाना भी शुरू किया है कि इस तरह से जो हमारी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके खिलाफ अगर वो कर रहे हैं तो निस्संदेह हताशा का परिणाम है और झूठे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं उनके ऊपर नहीं जाना चाहता। मैं आपसे कहना चाहता कि सारी चीज़ें ठीक हैं। ये राष्ट्र तैयार है, राष्ट्र के लोग तैयार हैं। आप दुनिया के कई देशों से आए हुए लोग भी यहाँ हैं, हमारे देश के लोग भी। अभी विपिन जी ने भी कहा था कि विकसित भारत 2047 ये हमारा संकल्प है, हमारा लक्ष्य है। लेकिन ये लक्ष्य कोई एक व्यक्ति नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री जब 2014 में आए थे, वो हमारे बहुत विद्वान प्रधानमंत्री हैं। जब बोलना होता है, जो बोलना होता है तभी बोलते हैं। उन्होंने पहले कहा था सबका साथ सबका विकास, फिर उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और अब क्या कहा है? सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ क्या जोड़ा है? सबका प्रयास। उस सब में आप लोग भी हैं। मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आप सब लोग भी प्रयास प्रारंभ करिए, राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान करिए। आप सब यहाँ पर आए, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। यहाँ बुला करके मुझे जो सम्मान दिया उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और माननीय लक्ष्मी प्रसाद जी और हमारे विपिन कुमार जी और उनकी टीम के सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। माननीय अजय जी,
एक छोटा सा निवेदन है आपसे। आपने एक बहुत विशेष बात बताई और पता नहीं वो कहाँ से है, लेकिन सत्य होगा ये पता है। महिलाओं ने हमें इतना स्वर्ण भंडार दिया है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक बार महिलाओं के सम्मान में ताली जरूर हो जाए। हम लोगों ने दूसरा एक छोटा निवेदन रह गया कि कम से कम जाते जाते आप राजनीति से संबंधित हैं, और जो व्यक्ति जिससे संबंधित होता है वो अलग अपने आप को कदापि नहीं कर सकता। तो ये भरोसा दिला दीजिए कि वो धन उन्हीं के पास रहेगा। देखिए ऐसे ना 100% उन्हीं के पास रहेगा, 100% उन्हीं के पास रहेगा। एक मिनट बहन जी, एक मिनट। 100% उन्हीं के पास रहेगा। मैं चूंकि विषय बड़ा हो जाता उसलिए मैंने उस बात को नहीं कहा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए पिछले 11 वर्षों में बहुत काम किया है। महिलाएं इस देश में हमेशा पूजनीय हैं। महिलाएं इस देश की निर्माणकर्ता भी हैं, महिलाएं इस देश की ताकत भी हैं। इस दृष्टि से महिलाओं के सम्मान के लिए जो भी संभव होगा ये सरकार करेगी। महिला सशक्तिकरण के साथ साथ हम महिलाओं के सम्मान के लिए सदैव तत्पर हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सोने का रेट कम